दोस्तों आज जहां हर तरफ धर्म के नाम पर कोई ना कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वहीं इंडिया में एक ऐसा रिलीजन भी है जिसकी पॉपुलेशन केवल 57,000 है, यानी इंडिया की पॉपुलेशन का 0.05%। बोले तो किसी समुद्र में एक बूंद के समान। पर वो ना केवल यहाँ पीसफुली रह रहे हैं, बल्कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इम्प्रेसिव है। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडिया के टॉप 20 बिलियनियर्स में से 4 बिलियनियर्स पारसी हैं। हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं पारसी कम्युनिटी की, जो नंबर्स में चाहे कम हो पर इनके काम और नाम काफ़ी बड़े हैं। आज जब भारत के बड़े बिजनेस घरानों की बात होती है तो उसमें टाटा और गोदरेज का नाम बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। और केवल बिजनेस में ही क्यों, पारसियों का डंका बॉलीवुड में भी बजता है। बोमन ईरानी, जॉन अब्राहम, फराह खान, अरुणा ईरानी, फरहान अख्तर जैसे कई बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो इस कम्युनिटी से आते हैं। पर दोस्तों, अब धीरे धीरे पारसियों की पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है और इसके पीछे का रीज़न है पारसियों का शादी ना करना। जी हाँ, आज की तारीख में 33% पारसी कमा रहे हैं और इन 33% में से एक हैं हमारे चहेते रतन टाटा। वैसे तो पारसियों की कम होती पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं और जियो पारसी जैसी स्कीम्स स्टार्ट की हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव पारसियों की लगातार कम होती पॉपुलेशन को किसी भी तरीके से संभालना है। खैर, इन बातों को सुनकर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि पारसी, जो कि ना तो इंडियन ओरिजिन के हैं और ना ही इन्होंने मुगलों या अंग्रेज़ों की तरह यहाँ इन्वेड किया, तो आखिर ये रिलीजन कहाँ का है और ये इंडिया पहुँचे कैसे? तो दोस्तों, पारसी धर्म, जिसे जोरास्ट्रियनिज्म भी कहा जाता है, ये एक काफ़ी एंशियंट रिलीजन है। ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से भी काफ़ी पुराना माना जाता है और इसे जेरुस्त्रा नाम के धार्मिक गुरु ने स्टार्ट किया था। बाकी कई धर्मों की ही तरह पारसी भी वन गॉड के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं और ये अहुर मजदा नाम के देवता को यूनिवर्स का क्रिएटर मानते हैं। दोस्तों, इस रिलीजन में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष पर जोर दिया जाता है और अग्नि, पानी और धरती को काफ़ी पवित्र माना जाता है। पारसी लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिस में आग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इसीलिए इनके धार्मिक स्थल, जिसे अगियारी या अगियारी मंदिर कहा जाता है, में हमेशा अग्नि प्रज्वलित रहती है। जाहिर सी बात है कि ये आग को पवित्रता और ईश्वर की एग्जिस्टेंस का प्रतीक मानते हैं। अब अगर इनके फेस्टिवल्स की बात करें तो इनके मेनली 2 फेस्टिवल्स हैं, जिनमें से पहला है नवरोज़। ये पारसी न्यू ईयर है जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन पारसी लोग अपने घरों को सजाते हैं, विशेष पकवान बनाते हैं, मिठाई शिठाई खाते हैं और परिवार के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा है गहम्बर। ये पारसी कैलेंडर के अनुसार साल में 6 बार मनाया जाने वाला फेस्टिवल होता है, जो प्राकृतिक तत्वों की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये केवल फेस्टिवल्स ही नहीं, इनके कुछ रिचुअल्स भी ऐसे हैं जो बहुत ही अनोखे हैं, जिनको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वैसे क्या आपने कभी टावर ऑफ साइलेंस के बारे में सुना है? अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पारसी लोग शवों को दफनाने या जलाने के बजाय टावर नाम की एक खुली जगह पर रख देते थे, जहाँ गिद्ध और बाकी पक्षी शवों को खा जाते थे। ये पारसी धर्म के अनुसार धरती को अपवित्र करने से बचाने का तरीका था। इन टावर्स को ही टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। इस तरह का एक टावर मुंबई में भी हुआ करता था, जहां पारसी शवों को गिद्धों को खिलाने के लिए छोड़कर चले जाते थे। पर समय के साथ गिद्धों की पॉपुलेशन कम हो जाने के कारण शव सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहे थे, सड़ रहे थे, वहीं पर पड़े पड़े सड़ गल रहे थे, जिस कारण से अब इस रिचुअल की जगह पारसी हिंदू रीति रिवाजों से शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पर कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर इस रिचुअल को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। खैर, बात हो रही थी पारसियों के इंडिया में आने की और इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक बहुत मज़ेदार किस्सा है। दरअसल हुआ यूँ कि आज से लगभग 1000 साल पहले इस्लामिस्ट इन्वेडर्स ने फारस पर कब्जा कर लिया। यहाँ पारस, जिसको आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि ईरान पहले पारसी कंट्री था, वहाँ इस्लाम का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब कब्जे के बाद इस्लामिक इन्वेडर्स पारसियों को 2 ऑप्शन देते हैं कि या तो आप कन्वर्ट हो जाइए और या फिर आपको मार दिया जाएगा। और केवल धमकी ही क्या, मतलब लाखों पारसियों को उन्होंने या तो कन्वर्ट कर लिया और या फिर उन्हें जान से मार दिया। अब अपने जान या अपने रिलीजन को बचाने के लिए वो ईरान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो ईरान छोड़ने का डिसीजन करते हैं और समुद्र के रास्ते गुजरात के तट पर आ पहुंचते हैं।
और वह वहाँ पर संजन, जिसे आज हम वलसाड़ के नाम से जानते हैं, वहाँ के राजा से मिलते हैं जिनका नाम था जदी राणा। जब वो राजा से मिलते हैं तो वो उन्हें अपने आने का इंटेंशन बताते हैं और वो कहते हैं कि वो राजा उन्हें शरण दे दे। तो राजा उनको जवाब देने की बजाय उन्हें दूध से भरा एक कटोरा उनके सामने लाकर रख देता है, दूध से लबालब भरा हुआ कटोरा। वो दरअसल राजा उन्हें ये इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनकी जो भूमि है, उनकी जो धरती है, उस पर पहले से इतने लोग हैं कि उन पे मतलब उसमें और नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। पर पारसी लोग इसके जवाब में दूध के उस कटोरे में शक्कर मिला देते। दरअसल वो ये बताना चाहते थे कि वे इस संस्कृति में घुल मिलकर इसे और भी मधुर बना देंगे, इसे और भी मीठा कर देंगे। अब ऐसे हाजिर जवाबी से और ऐसे जवाब को सुनकर राजा भी इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता और जिसके बाद वो पारसियों को अपने यहाँ शरण देने को राजी हो जाता। और जैसा पारसियों ने कहा था वैसे ही वो इंडियन कल्चर में इतना घुल मिल गए हैं और यहीं के होके रह गए। आज उन्हें इंडिया से अलग कर देख पाना पॉसिबल ही नहीं है। और शायद यही कारण है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पारसी इंडिया में ही पाए जाते हैं। आज अगर हम देखें तो पारसी कम्युनिटी का इंडिया के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रतन टाटा को ही देख लीजिए, वो केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। वो सोशल वर्क में शायद सबसे आगे। आज परसों का खून चाहे कितना ही ईरानी हो, पर उनके दिल की धड़कन भारतीय है। और ये सही बात है कि बिना धड़कन के शरीर जीवित नहीं रह सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि आज पारसी और भारत एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आई होप कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी और मज़ेदार इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो बिंदास वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।